Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the fourth part of the chapter, Motion. In today's video, we're gonna learn about graph. But before starting that, we must understand what we have already done. That's, we have already learned about speed. That is, whatever distance covered by any object in per unit time. We have already done velocity, that is the displacement, change in displacement per unit time. And we also done acceleration, that is rate of change of velocity. Now let us understand about graphs. First thing we need to know that graph is a mathematical tool which tell us about relation between two different components. जब भी ग्राफ की बात करते हैं, ये एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हमें क्या बताता है, दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है. एंड दीज टू थिंग्स और दोनों चीजें क्या हो सकती हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं आइदर एक्स एक्सिस, वी आल्सो कॉल्ड इट एब्सिस का, और वाई एक्सिस जिसको हम एक और नाम से जानते हैं ऑर्डिनेट्स. नाउ जब भी हम एक्सिस का और ऑर्डिनेट को यूज कर रहे होंगे, भी हम उनके बीच में क्या रिलेशन है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो यहां पर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. हो सकता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप जानते हैं जो कि किसके बराबर है, आपकी वेलोसिटी के बराबर, और वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक और रिलेशन है जो कि हमें बताता है किसके बारे में, एक्सेलरेशन. सो बाय मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हाट वी कैन स्टडी अबाउट कि किसी बॉडी का मोशन पर उसकी वेलोसिटी चेंज किस तरीके से हो रही है और एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है. नाउ लेट्स अस अंडरस्टैंड. और सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ? कि जब भी एक बॉडी मूव करी होगी और मूव करते टाइम हम उसको किसी तरीके से इजीली रिप्रेजेंट कर दे एक ग्राफ पे. एंड टू डू दैट हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि जो ग्राफ होगा उसमें हम पर्टिकुलर हमारे टाइम को जनरली क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और बोल सकते हैं एब्सिस का पे रखते हैं, एंड वाई एक्सिस को हम कहां रखते हैं, हमारे ऑर्डिनेट पे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. A moving body changes its position continuously with time. The simplest way to describe this motion of a moving body to draw a distance time graph. ठीक है, हमने क्या करा, ग्राफ को जो कि एक मैथमेटिकल टूल है उसको यूज लिया है किस चीज के लिए, हम ताकि इसको किस तरीके से मोशन को डिस्क्राइब कर सके. ओके, समझते हैं. तो फर्स्ट केस, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी अंडर फॉलोज थ्री कंडीशन. तीन कंडीशन है. जब बॉडी एक रेस्ट पर है, जब बॉडी मूविंग कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, और बॉडी की जब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है. चलिए इसे समझते हैं कैसे. ठीक है, ऑलरेडी इस बात को मैं बोल चुका हूं कि जब भी मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो मैं टाइम जनरली किस जगह पे रखता हूं, एक्स एक्सिस पे. जनरली एक इंडिपेंडेंट पार्ट है. और जनरली मैं डिस्टेंस को कहां पे रखता हूं, हमेशा अपने वाई कोऑर्डिनेट पे या ऑर्डिनेट पे. ठीक है, वाई एक्सिस पे. नाउ अब मैं बोलता हूं कि मेरी बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जो कि क्या करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करके क्या करती है, एक जगह पे जाके रुक जाती है. मान लीजिए आपने एक पत्थर को फेंका, आपका जिस पत्थर को फेंका वो 10 मीटर दूर जाकर रुक गया. ठीक है, तो आपकी बॉडी ने मान लीजिए डिस्टेंस कवर करा 10 मीटर, अब वो रुक गया. अब वो स्टोन तो वहां पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसकी सराउंडिंग में कुछ चेंज हो ना हो, लेकिन टाइम जरूर चेंज हो रहा है. ठीक है, ड्यू टू दैट क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. तो एक कैसा ग्राफ जनरेट होगा यहां पर कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन मेरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हो रही है. ड्यू टू दैट एक बात हमें पता चली कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा, तो हमेशा कैसा एक ग्राफ बनाएगा कि वो हमेशा एक पैरेलल ग्राफ बनाएगा. ठीक है, इसके अलावा पैरेलल टू टाइम और एक्स एक्सिस बनाएगा. दूसरे ग्राफ की बात करते हैं कि मान लीजिए मेरी बॉडी है जो कि क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में. अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, दो कंडीशन है यूनिफॉर्म स्पीड की. या तो बॉडी की स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही होगी,
सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बॉडी एक ही स्पीड से क्या है, आगे बढ़ रहा है। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है 1 2 3 4 5 10 20 30 40 and 50। ठीक है। अब मेरी जो बॉडी है पर्टिकुलरली यहां पर वो क्या करी है, एग्जैक्टली एक सेकंड में क्या करती है, 10 मीटर कवर करती है। एग्जैक्टली सेकंड में उसकी पोजीशन 20 मीटर पे होती है। एग्जैक्टली थर्ड सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या है, 30 मीटर होती है। ड्यू टू दैट मैं जब इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो मेरी क्या होती है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, जो कि मुझे किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब भी मेरी बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी, इन दैट केस हमेशा मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है। और इसके बाद एक केस है कि मेरी बॉडी जो अगर यूनिफॉर्म स्पीड बनी है, मान लीजिए कि मेरी बॉडी है जो नॉर्मली हमारी बाइक की कंडीशन होती है ट्रैफिक में, उसके साथ क्या होता है कि कहीं पर उसे ज्यादा रुकना पड़ता है, कहीं पे उसे कम रुकना पड़ता है, तो कभी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी। ड्यू टू दैट उसका ग्राफ कभी भी इक्वल तरीके से नहीं बनता। वो हो सकता है एक चीज, सॉरी, एक चीज याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कभी भी ग्राफ नीचे नहीं आएगा। ठीक है। हो सकता है वो तेजी से बढ़ रहा है, कभी धीमे कभी धीरे। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ में ना मिले डिस्टेंस कवर में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में कभी भी आपको अगर एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं मिलता है, इन दैट केस हमें पता चलता है कि हमारी पर्टिकुलर केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, किसका, हमारी बॉडी का। चलिए इसे आगे समझते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट केस था डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी विच इज सिटिंग एट रेस्ट। मान लीजिए ये पर्टिकुलर ग्राफ में देखिए कि बॉडी क्या है, शायद तक 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट पे आ गई है, बस उसका टाइम बढ़ता जा रहा है और वो खुद मूव नहीं कर रही है। ड्यू टू दैट एक पैरेलल लाइन जनरेट हो गई किसके, टाइम एक्सिस के अलोंग। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सीधी सी बात है। नेक्स्ट केस समझते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, कि क्या कंडीशन है कि बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो देयर आर व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ बॉडी की क्या रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड में उसका ग्राफ क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। जैसे कि इस केस में दे रखा है कि हमारी बॉडी एग्जैक्टली हर सेकेंड में क्या है, एग्जैक्टली 10 मीटर कवर करिए। 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर करा, सेकेंड में 20, कितना बड़ा, 10 मीटर। ठीक है। थर्ड सेकेंड में 30 पहुंच गया, दैट मीन वापस वो कितना रेस करा, 10 मीटर। एग्जैक्टली एक सेकेंड में वो कितना कवर करा है, 10 मीटर कवर करा है। Okay, now above graph shows that the distance traveled by body moving with a uniform speed is directly proportional to time. सीधी सीधी सी बात है, वो क्या दिखा रहा है कि जो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होता है, जो भी डिस्टेंस कवर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपका ग्राफ भी ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ही प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट केस है हमारा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब ऑलरेडी बात हो गई है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में दो केस हैं। हो सकता है कि आपकी बॉडी की स्पीड बढ़े, हो सकता है स्पीड कम हो। ठीक है। अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। हो सकता है बॉडी रुक जाए, जो कि केस मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे आइदर की स्पीड बढ़ती जा रही है या फिर स्पीड कम होगी। ठीक है। therefore the distance time graph of a body moving with a non uniform speed is a curve। और वो क्या बनाएगा, हमेशा एक कर्व जनरेट करेगा। चलिए समझते हैं इस बात को। ठीक है। The shape of a distance time graph of a moving body with non-uniform speed depend upon way of speed of the body change with time. Two typical cases are described below. अब यहां पर मैं बोल सकता हूं जो स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, either they'll be increasing और डिक्रीजिंग। मैं यहां पर सिर्फ दो ही केस की बात कर रहा हूं कि मेरी बॉडी की पर्टिकुलरली क्या है, स्पीड या तो बढ़ती जा रही है, वो या तो क्या है एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है या फिर वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन में। थर्ड केस जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि बॉडी कभी रुकती है कभी बढ़ती है, उसकी वजह से हो सकता है वो बड़ा अजीब सा ग्राफ बनाती है। लेकिन जब आपकी बॉडी प्रॉपरली उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म है, कौन आपका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी, तो क्या होगा, when the speed of the body increases with the time the distance covered by it 1 unit of time is also increased। ठीक है।
जब जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका डिस्टेंस कवर बढ़ता जाएगा। इस बात को समझते हैं। यहां पर इस ग्राफ से समझिए कि उसने क्या करा कि बॉडी आपकी बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करिए, मान लीजिए, ठीक है, कि बहुत सेम टाइम में उसने बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करा। पहले सेकंड में मान लीजिए 1 मीटर चला, ठीक है, दूसरे सेकंड में हो सकता है वो 2 मीटर ज्यादा, मतलब 3 मीटर, ओवरऑल स्पीड 3 मीटर चला, ठीक है। तीसरे सेकंड में हो सकता है वो एकदम से 7 मीटर चला गया। इस तरीके से जब इंक्रीज करिए, क्योंकि देखिए जब भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डिस्टेंस कवर इन पर सेकेंड विल आल्सो इंक्रीज। ड्यू टू दैट आपको वहां पर क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव कर्व जाता हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक पॉजिटिव कर्व जाता हुआ मिलेगा। इस पर्टिकुलर स्लोप का हम बोलते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है। तो उस केस में क्या होगा, जब हमारी स्पीड कम होती रहेगी, चलिए उसको समझते हैं। जब आपकी स्पीड कम हो रही होगी, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट ए में क्या ग्राफ क्या बता रहा था कि यहां तक मान लीजिए आपकी स्पीड थी यूनिफॉर्म, वो बट आपकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, बट इस पॉइंट पर आके धीरे धीरे स्पीड क्या होने लग गई, कम होने लग गई। डिस्टेंस बढ़ेगा बॉडी का, लेकिन वो शायद तक इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती थी कम टाइम में, लेकिन अब धीरे 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 क्या हो रहा है, उसका स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है इंस्टेड सीधे जाने की जगह, तो ये बात हो गई कि उसकी स्पीड अब क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट अ यूनिट टाइम आल्सो डिक्रीज विद टाइम। तो टाइम के साथ धीरे 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 क्या होगा, उसका स्लोप भी नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये स्लोप जनरली हम बोल सकते हैं, देखो नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, बट ये हमें बता रहा है कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब अब की बार रिलेशन किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बीच में। तो द ग्राफ इज प्लॉटिंग टेक प्लेस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line in vertical axis and the time on horizontal axis। जैसे कि बोला गया था कि जो भी हम ग्राफ लेते हैं वहां पर क्या है, हमने वेलोसिटी को किस पे रख रखा है, y एक्सिस पे रख रखा है, वर्टिकल एक्सिस पे रख रखा है, एंड x एक्सिस को कहां रख रखा है, x एक्सिस पे हमने किसको रख रखा है, आपके टाइम को, ठीक है। तो यहां पर अब क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में समझते हैं हम। चलिए, तो फर्स्ट केस इज व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। जब आपकी बॉडी एक कांस्टेंट टाइम में, फिक्स टाइम में क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मान लीजिए बॉडी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। एक मान लीजिए हमारे इस केस में मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है, ठीक है, ठीक है ना। वो हर पॉइंट पे 50 किलोमीटर पर आवर ही चल रहा है, तो वहां पर उसकी स्पीड, टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। ड्यू टू दैट यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। नाउ इसके आगे हम एक बात समझते हैं कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो v है होता है हमारा, दैट इज वेलोसिटी, वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। बट अब मुझे यहां पर देखो v और t के बीच में तो मेरे पास रिलेशन आ गया यहां पर, ठीक है, कि यहां पर मेरा v है, यहां पर मेरा t है, और ये मेरी पैरेलल लाइन बन रही है किसके, टाइम एक्सिस के। बट अगर मेरे पास एग्जैक्टली दो वैल्यू है टाइम की, दैट इज t1 एंड t2, एंड इफ यू कैन सी दिस प्रॉपरली, इट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल, है ना, ये रेक्टेंगल है। सो इसका अगर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए यहां पर v है मेरी, अभी तक यहां पे क्या रेज हुई है, ओवरऑल v। अब जो मेरा टाइम कवर होगा इस केस में, उसको मैं ले लेता हूं यहां पर t2 माइनस t1, यही रहेगा। हम्म, ठीक है। अगर मैंने जो भी टाइम कवर करा है और वेलोसिटी को, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट शोज दिस पर्टिकुलर एरिया, हाँ या ना, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे तो क्या होता है, v इंटू टी ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू टी, या फिर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, ठीक है, डायरेक्शन की नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज योर, वो भी तो किसके बराबर है, आपका पर्टिकुलर पॉइंट ए बी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, वेलोसिटी को, और आपका एडी वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि असल में क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है,
होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो द स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बात ऑलरेडी हो गई कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही तो हमारा टाइम ही बढ़ता रहेगा, इसलिए जो लाइन जनरेट होगी वो दैट विल बी पैरेलल टू योर टाइम एक्सिस। Now we know that the product of the velocity and time gives out displacement। ऑलरेडी बात हो गई, मैग्नीट्यूड मिल रहेगा हमें डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, S is equals to V into T। Due to that, the area enclosed by velocity time graph and the time axis will always be equal to magnitude of displacement। यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमारा क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के नीचे होगा इन पर्टिकुलर गिवन टाइम, दैट विल ऑलवेज टेल अस कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको समझते हैं आगे। नाउ इन द केस जो हमारा था पर्टिकुलर ग्राफ का, जैसे कि हम पीछे चलेंगे एक बार। ये वाला केस था, यहां पर डिस्टेंस दे रखा था ए बी सी डी। ठीक है, हमारा रेक्टेंगल दे रखा था ए बी सी डी। हम्म ठीक है, हमारा पर्टिकुलरली ए बी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा, या हमारा पर्टिकुलर सी डी भी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल टाइम। ठीक है, जो भी टाइम इस पर्टिकुलर मोशन में हुआ। ठीक है, एंड हमारा पर्टिकुलर पार्ट ए सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, या फिर बी डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कवर्ड वेलोसिटी को। ठीक है, दैट्स व्हाई इट सेड ए सी, जो कि क्या है आपका वी वी एंड जो सी डी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। एंड दैट इज ऑल्सो व्हाट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, चलिए आगे वाले पार्ट पर समझते हैं। नाउ व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, नाउ यहां पर एक अच्छा केस आ गया। अब इस केस को समझते हैं कि क्या होगा जब हमारी बॉडी की कंटिन्यूअसली क्या है, स्पीड एग्जैक्टली सेम टाइम पे चेंज हो रही है या फिर बढ़ रही है। ठीक है, नाउ तो इसमें दो केस है, या तो हमारी वेलोसिटी क्या करेगी, कंस्टेंटली चेंज होगी, या तो बढ़ेगी या कम होगी। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या बोलता हूं कि बॉडी हमारी क्या हो सकता है, या तो कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड बढ़ाएगी या फिर कॉन्स्टेंटली अपनी स्पीड को क्या करेगी, कम करेगी। तो यहाँ पे दो केस आ जाते हैं, बट दोनों ही केस में एक बात क्लियर है, वो हमेशा आपको क्या देगा, जो स्लोप देगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपकी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगी, जैसे कि इस केस में हो रही है, कि मान लीजिए पहले आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब 20 हो गई, अब 30 हो गई। ड्यू टू दैट यहां पर क्या है आपका कॉन्स्टेंटली फिक्स टाइम पर ही आपकी क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ड्यू टू दैट इसको हम क्या बोलेंगे कि आपका स्लोप जो होगा इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है। लेकिन जो अपोजिट केस होगा, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉप करी होगी, तब क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो देगा, लेकिन अब की बार ये क्या करेगा, नीचे की तरफ देगा। कि आपकी जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कि आपकी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट केस में समझते हैं। चलिए, नाउ द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है। तो मूव बाय द बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि ये पर्टिकुलर मेरा ग्राफ है, ठीक है, और मेरी बॉडी कुछ इस तरीके से जा रही है, या फिर हो सकता है नीचे से जा रही है, एंड मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम T1 और पर्टिकुलर टाइम T2 के बीच में क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब यहां पर मेरी बॉडी की मैं मान लेता हूं कि ये जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो थी u, और यहां तक उसने कवर करा आपका v। ठीक है, लेकिन ओवरऑल एरिया की मैं बात करता हूं, इसको मैं बोल देता हूं ए बी सी डी।
ठीक है। अब मुझे जब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे स्लोप के अंदर कवर्ड एरिया उसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये ऑलरेडी बात हमने लास्ट उसमें प्रूव कर ली। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर्ली देखता हूं तो क्या मुझे ये एक ट्राइंगल दिख रहा है और क्या ये मुझे रेक्टेंगल दिख रहा है, यस और नो। तो मैं इस एरिया को 1 और इस एरिया को 2 के साथ करके क्या कर सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं। जो कि आगे हमने करा भी है, कि हमने क्या करा, एक ग्राफ है जो कि हमें क्या बता रहा है कि यहां पर जो वेलोसिटी है, मुझे एक ही केस है कि यहां पर जो मेरी वेलोसिटी है प्रॉपर्ली इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बॉडी है। ठीक है। नाउ पर्टिकुलरली मुझे टाइम 10 और 20 सेकंड के बीच में ये निकालना था कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा, दैट विल बी द एरिया। ठीक है। जो रेड पोर्शन दिख रहा है वही एरिया हमें निकालना है। अब यहां पर आपको साफ दिख रहा है दिस पोर्शन, दिस पर्टिकुलर पोर्शन कैसा है, ये कि यहां पर एक ट्राइंगल है और दूसरा क्या है आपके पास, रेक्टेंगल। इन दोनों का आप क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें। और मैं बोल सकता हूं कि मेरा क्वाड्रिलेटरल है ए ई डी बी सी। मुझे क्या देगा, दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल विल गिव यू माय डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलरली टेकन प्लेस इन दिस पोर्शन। चलिए, तो if the body would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area of ABCDE under the graph। सही बात है। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, the area ABCDE will be equals to area of rectangle and area of triangle। ठीक है। अब पीछे वाले केस को समझते हैं। यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू, एक मिनट, एक शीट पे समझते हैं। हाँ, सो यहां पर जैसे कि हमारे पास केस है, हम्म मुझे अब एरिया निकालना है। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। वहीं मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट। क्योंकि पर्टिकुलर केस में मुझे हाइट है, मैं लेंथ नहीं लेकर बेस इंटू हाइट लिखता हूं। चलिए, अब मैं इसकी बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी हाफ। हमारा बेस क्या है, एडी, एंड हमारी हाइट क्या है, इस पर्टिकुलर केस के लिए ये हो गया। हम्म, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी बात करूंगा, हमारा बेस क्या है एंड हाइट क्या है हमारी, ए बी। चलिए, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है। चलिए, यही तो करा है कि ए बी इंटू बी सी कर दिया और हाफ ए डी प्लस डी कर दिया। आगे समझते हैं कि अगर कोई केस है जहां पर हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में यह हो सकता है कि बॉडी की स्पीड एकदम से बढ़ गई, एकदम से कम हो गई, जैसा कि दिखा रहा है। तो ग्राफ कैन नेवर बी फिक्स, इट कैन बी राइजिंग, इट कैन बी लोअरिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट यहां पर ये फिक्स है कि उसकी शेप बड़ी अनइवन होगी। जैसे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में कि कभी उसकी स्पीड बढ़ रही थी, देन उसकी स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी फिर बढ़ी फिर कम हो गई। ठीक है। सो ऐसे केस में जब भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसका ग्राफ कभी भी फिक्स नहीं होगा। एक और केस समझते हैं कि जो ऑलरेडी हमने बात भी कर ली कि जब ग्राफ क्या कर रहा है, मोशन जो है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीजिंग है टाइम के साथ, अगर कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ स्ट्रेट लाइन बट इन ड्रॉपिंग वे। तो ये हम बोल सकते हैं कि रिटार्डेशन का ग्राफ है। ये किसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करा है, रिटार्डेशन के। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज योर लर्निंग outcomes। So what we have already learned that graphical representation of motion, इससे हमें क्या पता चला कि we can actually represent any form of motion by graph। उसमें हमें पता चला there are two type of graphs also, velocity time graph and as well as we have distance time graph। each graph has a different way of representation, वो हर बार अलग चीज को represent करते हैं। यहां पे वीडियो खत्म नहीं हुआ, let's go for assessments now।
Here's your first question. The graph show the rate of change of speed of a train. Okay, ये एक speed of train को बताने वाला ग्राफ है. As you can see, it's a velocity time graph और ये एक straight line है. That mean यहाँ पर constant acceleration को बताया जा रहा है. Okay, how much distance train cover? Okay, now हमें ये बताना है कि कितना distance इस train ने cover करा होगा. Now आपको पहले चीज पता करनी है कि यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 140 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज लाइकली 50 सेकेंड हियर. ओके, नाउ इस डाटा को यूटिलाइज करते हैं. नाउ हमें क्या करना है, जब हमें निकालना डिस्टेंस कवर, वो क्या होगा, वट एवर द एरिया कवर्ड बाय अंडर दिस एरिया, जो भी स्लोप होगा उसके अंदर का जो एरिया होगा, दैट विल टेल यू अबाउट हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी. चलिए इसको समझते हैं हम. नाउ जिस पर्टिकुलर स्लोप में कुछ इस तरीके का वीडियो बन रहा था, यस और नो? नाउ यहां पर उसने 40 सेंटीमीटर और यहां 40 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 140 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम लिया था 50 सेकेंड. नाउ इसको ऑलरेडी हम इसी वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा. एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, सो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा यहाँ पर दैट इज बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की जगह हम हाइट ले लेते हैं. ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं, मैं पार्ट की बात करता हूं. अगर दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, लाइकली चेक कर लेते हैं क्या ऐसा ही है. ओके, 0. ओके, मैंने इन पार्ट्स को नाम दे देता हूं A, B, C, D. ओके, ठीक है. नाउ अब अगर मैं यहां पर वैल्यूज रखने की बात करता हूं तो फॉर्मूले में हो जाएगा हाफ इंटू बेस है ट्राइंगल का AC इंटू हाइट है BC प्लस नाउ आपका पर्टिकुलर पार्ट. ओके, यस. नाउ यहां पर बेस ऑफ ट्राइंगल है आपका OD इंटू एंड इसकी हाइट है OA. नाउ वैल्यूज रखेंगे. नाउ हाँ, AC हो गया हमारा 50. नाउ BC 140 में से हम क्या माइनस करेंगे, 40. ठीक है, व्हाट विल गेट 100. नाउ आगे हम बात करते हैं, OD की वैल्यू है 50 इंटू 40. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे. The answer will be 2500 here and 2000 here. आंसर आया हमारा 4500 मीटर. चलिए चेक करते हैं. ओके, हियर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, व्हाट इट इज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है ऑफ अ मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, find the acceleration of the given graph. Okay, now in this particular graph you can see that कि velocity time graph होने के बाद भी there is a parallel graph, time axis के parallel graph है. And whenever there is a parallel graph to time axis, ये एक बात axis, एक बात हमारी क्लियर हो जाती है that u here is जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, सच अ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. यहां पर एक्सेलरेशन हर हालत में क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हमें एक्सेलरेशन ही पता करना है इस क्वेश्चन में. द आंसर विल बी ए. ठीक है, बिकॉज जब भी आपका कोई भी ग्राफ क्या होगा, स्लोप है जो पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के, इट विल ऑलवेज हैव जीरो एक्सेलरेशन. I guess you literally love this particular video. Hope you'll study hard. Till then, मिलते हैं. Thank you.